महानता हर व्यक्ति को उत्साहित करती है और महानता को प्राप्त करने का प्रयास हर तरीके से कयास लगा करके भी और आयास पूर्व करके वो प्राप्त करने का प्रयास करता। लेकिन महानता को प्राप्त करने वाले जन्म लेते हैं, ऐसा भी आपने कई कथन सुना होगा कि महापुरुष जन्म लेते हैं। और ये भी सुना होगा कोई भी पुरुष या कोई भी व्यक्ति कर्मों से महान बनता। अब महापुरुष जन्म लेते हैं अथवा कर्मों से महान बनते हैं अथवा दोनों ही। अभी तीन विकल्प सामने हैं। महापुरुष जन्म लेते हैं, ऐसे आपने विद्यालयीन पुस्तकों में पढ़ने का प्रयास किया होगा कि नेता जन्म लेते हैं या महापुरुष जन्म लेते हैं। आध्यात्मिक और आचरणपरक पुस्तकों में आपने महापुरुष कर्मों से महान बनते हैं ऐसा सुना होगा। तीसरी बात हम आपको बता रहे हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो जन्म से भी महान होते हैं तो कर्म से भी महान होते हैं। अब चूंकि अश्विन का महीना जा चुका है, जिसको आप शरद पूर्णिमा के दिन समापन के रूप में जानते हैं, आज से कार्तिक प्रारंभ हो गया और कार्तिक कृतिका नक्षत्र के कारण उसका कार्तिक नाम पड़ा। जितने भी हिंदी महीने के 12 महीने हैं, ये किसी न किसी नक्षत्र से संबंध रखते हैं। चित्रा नक्षत्र से संबंध रखने वाला चैत्र मास होता है, विशाखा नक्षत्र से संबंध रखने वाला वैशाख होता है, ज्येष्ठा से ज्येष्ठ होता है, पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा इससे आषाढ़ होता है, श्रवण नक्षत्र से संबंध रखने वाला श्रावण होता है, पूर्वा भाद्रा उत्तरा भाद्रा इससे नक्षत्र रखने संबंध रखने वाला भाद्रपद होता है, और अश्विन नक्षत्र से रखने वाला अश्विन, कृतिका नक्षत्र से संबंध रखने वाला कार्तिक, पुष्य नक्षत्र से संबंध रखने वाला पौष, और इसी प्रकार से अन्य अन्य और मास अपने अपने नक्षत्रों से संबंध रखने के कारण वो मास को प्राप्त हुए अथवा उस महीने को प्राप्त हुए। महान व्यक्ति जन्म लेते हैं अथवा कर्मों से महान बनते हैं अथवा दोनों ही किसी के जीवन में घटित होता है। तो ये तीसरा वाक्य जो है कि दोनों ही किसी व्यक्ति के जीवन में घटित होने वाले भी प्रसंग हो सकते हैं। तो जो जन्म से भी महान हो और कर्मों से भी महान हो, कई शताब्दियां उठा के आप देख लेना, किसी भी व्यक्ति के बारे में ऐसा आपको सुनने में इस पंचम काल में विशेष रूप से आया हो, संभव है हो भी सकता है, लेकिन जो सहज रूप से आया हो ऐसा वो एक ही शख्स है जिसका नाम आचार्य विद्यासागर जी महाराज है। जन्म से भी महान और कर्म से भी महान। अभी तक आप लोगों ने बीच बीच में प्रासंगिक तौर पर गुरुदेव के दृष्टांतों को, संस्मरण इत्यादियों को सुना होगा, लेकिन अब उन्हीं की ही जीवन गाथा आपके सामने हम संक्षिप्त से और जितना संभव हो सका, कितने दिन चलेगी हमें नहीं मालूम, लेकिन आपके सामने लाना चाहते हैं। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? रही बात वो जो हमें लाना है, वो तो हम कहीं भी ले आएंगे बीच में, लेकिन अभी आधार बना के हम चल रहे हैं पूज्य गुरुदेव की जन्म से और कर्म से दोनों से महान बनने की यात्रा की शुरुआत। और गुरु जी अक्सर कहा करते थे,
ऐसे विद्यालय जिस विद्यालय में आपको नकल करने की पूरी छूट है। हाँ, नकल करना हो, चिट करना हो या किसी प्रकार से चीटिंग करनी हो, एक ही मात्र विद्यालय है जिसमें आपको खुली छूट है। वहां पर इतनी तुम नकल करोगे उतने ज़्यादा तुम मार्क्स पाओगे, और ज़्यादा पूरी नकल कर डाली तो पूरे डिस्टिंक्शन मार्क्स ला लोगे। ऐसा कौन सा विद्यालय है? तो उस विद्यालय का नाम ही मोक्ष मार्ग का विद्यालय है, जिसमें जिस भी मोक्ष मार्ग की तुम जितनी नकल करना चाहो खुली छूट है। कोई वहां पर आपकी ना फ्लाइंग स्क्वाड आएगी, ना कोई आपका फॉर्म भरा जाएगा, ना कुछ नहीं। बल्कि फॉर्म भरा जाए ना भरा जाए अलग बात है, आपका परफॉर्म बहुत अच्छा होता चला जाएगा यदि आपने नकल करना प्रारंभ कर दी तो। लेकिन नकल करने वाले बहुत दुर्लभ होते हैं जो सच्चे मोक्ष मार्गियों की नकल अपने जीवन में अकल के साथ करते हैं। एक प्रसंग आपने सुना होगा कि उनके जन्म के होने के पहले अथवा गर्भावस्था के समय श्रीमती जी के स्वप्न आया था। दो चारण रिद्धिधारी मुनिराजों का स्वप्न में दर्शन हुआ था। तो तभी शायद ये तय हो गया, वल्लभा जी को जब बताया कि हाँ जरूर कोई ऐसा मेधावी अथवा ऐसा कोई महान आत्मा गर्भ में आ चुका है जिसके माध्यम से ये कहीं ना कहीं मोक्ष मार्ग से अपने जीवन को जोड़ेगा, और मोक्ष मार्ग से अपने आप को जीवन जोड़ेगा। ये संकेत चारण रिद्धिधारी मुनिराज जब स्वप्न में दिखाई दिए तब जाकर के ये तय हुआ। तीर्थंकरों की माँ के लिए स्वप्न आना ये हर तीर्थंकर की माँ के साथ घटित होता है, लेकिन जो भावी तीर्थंकर हैं उनके जब तीर्थंकर बनने के बाद उनकी माँ को स्वप्न आएंगे। अभी तो जिस माँ के गर्भ में वो आए हैं उसकी माँ को भी स्वप्न लाने के लिए कारण बन गए। इससे भी सिद्ध होता है कि कहीं ना कहीं उनके जीवन में महानता जन्म के पूर्व से ही थी, उसके बाद तो उन्होंने कर्मों से खुद को महान बनाया ही बनाया। एक छोटा सा दृष्टांत, जब वो अपने खेत में काम किया करते थे और खेत में जाने के बाद कई बार होता है, मेहनत तो होती ही है, लेकिन मेहनत के साथ साथ कई बार मशक्क़त भी होती है। आप मेहनत में और मशक्क़त में अंतर समझते हैं? बोलते तो हैं बहुत मेहनत मशक्क़त कर रहे हैं, हम मेहनत मशक्क़त कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन मेहनत का अर्थ परिश्रम होता है और मशक्क़त का मतलब ऐसा परिश्रम होता है जिसमें माथे को ज़्यादा दिमाग खर्च करना पड़ता है, हाथ पैर तो फिर भी ठीक बात है। हाँ, मानसिक श्रम जब होता है तो आप कुछ ही घंटे में थक जाते हैं। शारीरिक श्रम यदि आपको मानसिक प्रसन्नता के लिए कारण बन रहा है तो उससे तो आप अपने भीतर एनर्जी पाते हैं, और खाली भी बैठे हैं लेकिन मानसिक श्रम बहुत हो गया है तो ऐसा लगेगा जैसे वर्षों की हमने कुछ मेहनत कर डाली है जो हमारी थकाऊ हो चुकी हो। तो ऐसे ही एक बार की बात, खेत में काम कर रहे थे, साथ में मारुति भी गए, और मारुति जब गए तो एक मिट्टी का ढेला बाजू वाले खेत से मुंडेर पार करके इस खेत में आ गया। होता है बड़े बड़े मिट्टी के, जब आप क्या पिलाऊ करते क्या करते, तो उस समय की बात है, उस समय तो ऐसे बड़े बड़े कोई उपकरण नहीं होते थे, हल इत्यादि होते थे, तो उसमें भी मेहनत करके पिलाऊ करना, बड़ी नीचे की मिट्टी को ऊपर लाना, इस प्रकार से ताकि उसकी उर्वरा शक्ति और संपन्न होती चली जाए। तो एक बहुत बड़ा मिट्टी का ढेला मेड़ पार करके इस खेत में आ गया। इतना बड़ा था कि विद्याधर की उम्र जो उस समय थी उसके हिसाब से उसको उठाना ही उनके लिए बहुत मुश्किल, लेकिन वो धीरे धीरे खिसकाते खिसकाते मेड़ तक ले गए और वापस उसको मेड़ के उस तरफ ले जाने का प्रयास कर रहे। अब इस बात को मारुति देख रहा है कि क्या कर रहा है ये, तो बोलता है विद्याधर क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बाजू वाले खेत से एक मिट्टी का ढेला इस तरफ आ गया है, इसको वापस कर रहा है। अरे मिट्टी वहां पर भी है, मिट्टी मेड़ पर भी है, मिट्टी यहाँ पर भी है,
कोई तुमने कहा तो नहीं था कि मिट्टी वहां से यहाँ आ जाए, आ गई है, उनको लेना होगा वापस तो ले जाएंगे, नहीं है तो तुम क्यों मशक्कत कर रहे हो? नहीं नहीं मैं तो करूँगा। अरे इतना बड़ा भारी है और उठाना तो मुश्किल है, उसको धकेल करके वापस करना भी इतना आसान नहीं है, पड़ा रहने दो, ज़्यादा हुआ तो बोल देना उनको कि आपकी मिट्टी हमारे पास आ गई। नहीं नहीं वापस करूँगा। अरे तो कोई ऑब्जेक्शन कर रहा है क्या तुम्हारे ऊपर? नहीं, कोई करे या ना करे, तो ऐसा क्यों तुम इतनी हट कि उसको वापस करना ही है? तो विद्याधर बोलते हैं मारुति से, आज यदि उसकी बिना दी हुई मिट्टी ले लेंगे तो कल जमीन वापस करनी पड़ेगी, और ऐसा कोई काम मैं नहीं करना चाहता जिसमें बदले में किसी प्रकार से और भारी नुकसान हो। ये बचपन में, जब इस समय किशोर अवस्था में भी नहीं रहे होंगे, किशोर अवस्था के समय भी ये संस्कार आना ये छोटी मोटी बात नहीं, ये उनके जन्म के पूर्व के संस्कार हैं कि उनको जन्म के बाद संस्कारों के कारण महान बनने की शुरुआत है, ये तो आपको ही तय करना है। एक बार हुआ ऐसा, एक चूहे का बच्चा किसी प्रकार से बिल में से चींटियों ने उसको कुछ कर लिया होगा, लग जाती है ना, जब छोटे से बच्चे होते हैं चूहे के तो उनकी जो स्किन है इतनी कोमल होती है कि आप समझ नहीं पाते कि ये स्किन भी है कि ऊपर से सिर्फ मात्र हाड़ मांस का लोथड़ा ही मात्र है, उसमें चींटी और लग जाए तो फिर सोच सकते हो आप, आपके कोई यदि घाव पर मक्खी मात बैठ जाए तो कैसा लगता है, और चींटियाँ तो मक्खी से ज़्यादा कुरेदने वाली होती हैं, तड़प रहा था। तो बस छोटी सी अवस्था में उसने, विद्याधर ने उस चूहे को उठा लिया अपने हाथ में। अब चींटी अलग कैसे करे, क्योंकि चींटी अलग करेंगे तो वो ना मर जाए, तो ऐसे फूंक करके उन चींटियों को अलग करने का प्रयास कर रहे। इतने में श्रीमती ने देख लिया, विद्याधर क्या कर रहे हो? त्रियंच गति के दुख देख रहा हूं। सुन रहे हो? ये शब्द किसी बड़े मैच्योर्ड और प्रौढ़ व्यक्ति को बोलना फिर भी स्वाभाविक है, लेकिन नन्ही सी अवस्था में उस छोटे से चूहे को अपने हाथ में लेकर के उसके ऊपर लगी हुई जो चींटियां हैं, लाल चींटियां, उसको फूंक करके अलग कर रहे हैं। इतने में मां पूछती है कि बेटा क्या कर रहे हो? त्रियंच गति के दुखों को देख रहा हूं। हाँ, त्रियंच गति के दुख तो ऐसे ही हैं, क्या करें, उनको ऐसी ही योनि मिली। माँ, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिससे मेरे लिए त्रियंच गति के दुखों को झेलना पड़े, और जितना संभव हो सके मैं त्रियंच गति के जीवों के दुखों को दूर करने का प्रयास करूँगा। हमें लगता है उस समय उस चूहे के ऊपर लगी हुई चींटियों को दूर करने का भाव ही ये उनके जीवन में प्रण के रूप में बन गया होगा कि बड़े होकर के जब वो आचार्य विद्यासागर जी महाराज बने तो सैकड़ों गौशालाओं में उन्होंने इतने गौधन सुरक्षित रखने का संकल्प उसी समय ले लिया होगा। ये पूत के लक्षण पालने में दिखने वाली बातें हैं जो छोटे छोटे प्रसंगों के रूप में हैं। आपको शायद इसके पहले आप लोगों ने सुनी कि नहीं सुनी, हमें नहीं मालूम। आप लोगों ने नाटक में मंचन उनको किया कि नहीं किया, हमें नहीं मालूम, लेकिन किया भी हो तो नया मान के सुन लेना, और नहीं सुना है तो फिर तो वो नया ही है। ये आपके जीवन में नाटक के बगैर भी, आपके जीवन में अभिनय के बगैर भी कुछ इसके प्रति अभिनय ना हो जाए, इस भाव के साथ जुड़ती चली जाए। ऐसी एक बार की और बात है, जब खेत में काम करते तो खेत में काम करते करते एक बार हुआ ऐसा, मल्लप्पा जी ने बोल दिया, पीलू जी पिताजी खेत में जाना है आज। जी, इतने तो आज्ञाकारी हैं ही, आज के बच्चे ऐसे नहीं कि दुकान पे जाने की बोल दो तो 10 बातें पहले बच्चों से सुनना पड़े, या तो जाएं ही ना, और जाएं तो 10-20 सुना करके जाएं। अच्छी भली शोरूम का भी हो, दुकान हो, सब कुछ हो, तो भी बच्चों को भेजना इतना आसान नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर यदि उनको ब्लू व्हेल जैसे टास्क देने वाले कोई भी यदि गेम मिल जाते तो वो फिर ऐसे ऐसे इवेंट भी कर देते, ऐसे ऐसे स्टंट भी कर देते कि बुर्ज खलीफा जैसी सबसे ऊंची इमारत पर भी चढ़ जाते। लेकिन यदि माता पिता ने बोल दिया बेटा आज दुकान चले जाना, थोड़ा सा दोस्तों को काम है, बड़े भाई ने यदि बोल दिया कि ऐसा ऐसा करना है, तो ये इतना आसान नहीं,
क्योंकि विलु भेल पर अपने काम करने वाले माता पिता के किसी भी भेद को समझ करके और अपने जीवन में अंजाम दे पाए बहुत कठिन है। लेकिन उस समय तो मात्र बेटा आज आपको खेत पे जाना है। जी पिताजी। हाँ लेकिन जाना ही मात्र नहीं है, क्या करना है? गिन करके आना है कितने मजदूर वहां पर लगे हुए हैं, ताकि उनको जो तनख्वाह देनी पड़ती है हर हफ्ते या हर दिन जो भी व्यवस्था रही हो उनको देना है। ठीक है, गए, जो भी वहां पर काम करना था वो किया और गिन करके आ गए कितने हैं। लगभग 12 जो कहना चाहिए कृषक मजदूर वहां पर काम कर रहे थे। आ करके विनय पूर्वक पिताजी से बोल दिया, पिताजी 12 मजदूर काम कर रहे थे। हाँ 12 तो ठीक है, लेकिन पुरुष कितने थे, महिलाएं कितनी थी? क्यों? क्योंकि पुरुषों को अलग तनख्वाह मिलती है और महिलाओं को अलग मिलती है। ये व्यवस्था पहले भी थी और आज भी है। तब तो आज के समय में जब भी कोई निर्माण कार्य हो रहे होते हैं, महिलाओं की संख्या ज़्यादा होती है, क्योंकि वो पैसा कम लेती हैं और काम ज़्यादा करती हैं। जब शादी पार्टी में हलवाई आता है तो पुरुष हलवाई एक रहता है, उसके अंडर में कई सारी काम वाली बाई होती हैं। उनके पीछे भी कारण यही होता है ना। देखो हम आपके पक्ष की बात कह रहे हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा इनके पक्ष की बात करते हो। हाँ तो हर जगह ये व्यवस्था रहती, पहले भी थी। पीलू ये नहीं पूछ रहा कि 12 मजदूर थे, लेकिन उसमें महिलाएं कितनी थी, पुरुष कितने थे, ये बताओ। पिताजी मैंने ये नहीं गिना, मैंने तो गिन करके आया कि 12 थे। अब बताओ मैं कैसे उनको तनख्वाह दूंगा? ठेकेदार जो आएगा उनको मैं कैसे तनख्वाह दूंगा? बोले पिताजी काम तो दोनों समान रूप से करते हैं, दोनों उतने ही घंटे काम करते हैं, दोनों अपने अपने मेहनत के कुवत के हिसाब से पूरा समय वहां देते, परिश्रम करते, तो फिर इसमें तनख्वाह देने में भेदभाव क्यों? वो भी उतने ही इंसान हैं जितने की पुरुष हैं, क्या उनको बराबर तनख्वाह नहीं दी जा सकती? ये उस समय का उनका ये भाव रहा होगा, जो संकल्प के रूप में जब परिलक्षित हुआ तो पूज्य गुरुदेव ने हथकरघा हो तो वहाँ पर भी पुरुषों को भी रोजगार मिले और बहनों को भी रोजगार मिले, ये व्यवस्था की। हस्तशिल्प में व्यवस्था की, प्रतिभा स्थली के लिए महिलाओं के लिए तैयार कराया, तो भाग्योदय और पूर्णायु जैसे संस्थानों को दोनों के लिए तैयार कराया। ये उस समय ये भेदभाव से दूर रहने का प्रभाव ही रहा, जो उनके लिए महान बनने के पश्चात इस भेदभाव से मुक्त कर पाया। क्या हमारे जीवन में इन छोटे छोटे प्रसंगों को देख करके कभी ये भाव आ सकता है कि हम महिला और पुरुष के बीच में इस प्रकार का भेदभाव तो ना करें जिसमें मानवीयता कलंकित हो? एक बार की बात और है, जब विद्याधर अपने सब मित्रों के साथ कई प्रकार के ऐसे प्रसंगों के साथ जुड़ते जिनमें कुछ ऐसी बातें भी हैं जो शायद आपके लिए आनंददायी भी होंगी, तो कुछ ऐसी बातें भी हैं जो आपके जीवन में प्रेरणादायी भी होंगी। क्योंकि आनंददायी बातें कई बार रुचिकर लगती हैं, प्रेरणादायी बातें रुचिकर भी हो सकती हैं, लेकिन उस समय रुचिकर हो या ना हो, बाद में तो रुचिकर अवश्य होती हैं यदि प्रेरणा को आपने अपने जीवन में अंजाम दे दिया है तो।